भाई सीआरपीएफ सीएचटी 2025 में ऐसी वैकेंसीज लेके आया है कि पहले तो कैंडिडेट खुश हो गए कि 437 वैकेंसी, उसके बाद में आपको पता चलता है कि लगभग 312 वैकेंसीज तो सीआरपीएफ की ओर से हैं। तो दूसरी बात ये आती है कि लोग सीआरपीएफ में जाने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोग, और वो क्यों नहीं है उसका भी रीज़न यहाँ पे आने वाला है। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। देखेंगे क्या फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं विद एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स। एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स का अर्थ ये है कि आप पे अगर कोई कमी पाई जाती है और उनको सीआरपीएफ एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी फॉर्म के लिए आवेदन आप करते हो तो सबसे पहले भाई बात जो आती है वो है एज की। कहीं आपकी एज तो नहीं निकल गई है। तो एज के बारे में देखें तो सीआरपीएफ ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि भाई एज जो आपकी है वो आपका जन्म होना चाहिए 25 जून 1995 से लेके 26 जून 2007 के बीच में। मतलब आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या आप इसके लिए पूरी तरह फिट हो, एलिजिबल हो। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी इस कैटेगरी में आते हो तो आप सीआरपीएफ की एसआई पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशन पे। तो क्या आप उतने पढ़े हो कि आप सीआरपीएफ में एसआई ट्रांसलेटर बन जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में बताया कि मास्टर डिग्री ऐसे ऐसे आपकी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, विद ग्रेजुएशन में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एसएससी सीएचटी का जो नोटिस है उस वीडियो में, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसके साथ 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। एंड इसके साथ साथ अब बात जो आती है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो ये अगर चीज़ें हैं, अब अगली चीज़ जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो, आपकी हाइट जो है, मेल है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए और फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। देखो, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मेल और 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। अब रिलैक्सेशन हाइट में क्या है, देखो, अगर आप कैंडिडेट हो गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर आपको छूट मिल जाती है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की। मतलब 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल है, और 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है लड़कियों को। मतलब उनकी हाइट होनी चाहिए 155 से घटकर 150 सेंटीमीटर, अगर वो इन कैटेगरीज से, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आगे अब बात आती है एसटी कैंडिडेट्स की। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो उसके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है यहाँ पे, मेल और फीमेल के लिए। मतलब 162 सेंटीमीटर, 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो देखो, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर अगर आप देखें तो 5.5 से, मतलब 5 फुट 5 इंच से थोड़ा सा कम। और अगर देखें 155 सेंटीमीटर तो 5 फुट 1 इंच से थोड़ा सा कम। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके साथ साथ चेस्ट की यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो ये केवल मेल्स की होती है। अनएक्सपेंडेड आपकी होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और यूटी के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की छूट मिली है। फिर आप जब छाती फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, कहीं भी आप चले जाते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। अब आगे बात आती है वेट की। तो वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वेट का चार्ट जो है इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया हुआ है। 156 सेंटीमीटर से लेके 190 सेंटीमीटर तक की हाइट का इन्होंने चार्ट बताया कि अगर आपका ये एज ग्रुप है तो आपकी हाइट इसमें कितनी होनी चाहिए। और वेट, सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस हाइट में ये आपकी एज है तो आपका वेट कितना होना चाहिए। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें और लिखी हैं। बॉडी वेट्स आर गिवन इन दिस चार्ट करस्पॉन्डिंग टू ओनली सर्टेन हाइट्स इन सेंटीमीटर। लेकिन अगर इन सेंटीमीटर के बीच में होती है, मान लो जैसे ऊपर ही इन्होंने यहाँ पे बताया है
कि 148 से 150 और किसी की 149 सेंटीमीटर है, तो फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट इन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज मे बी यूटिलाइज फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी वेट। तो यहाँ पे एवरेज वाला काम जो है करेगा बॉडी वेट के लिए, और एवरेज इन्होंने क्या बनाया है पर सेंटीमीटर के लिए 0.71 किलोग्राम, मतलब 710 ग्राम के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि हर सेंटीमीटर के लिए ये 710 ग्राम लेंगे, ये उसी केस में लेंगे। मान लो अगर आपकी हाइट यहाँ पे हो रही है 151 या 152 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 150 तक तो वही मापेंगे कि आपकी जो वेट है इतना होना चाहिए, और जैसे ही इसके 1 या 2 सेंटीमीटर आप ऊपर हो जो टेबल में नहीं है, तो उसके लिए 710 ग्राम आपका हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, और आगे की चीज़ होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट, आई साइट। देखो आई साइट में इन्होंने कहा है कि मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 इन वन आई। देखो एक आंख से आप देखो तो आपको 6 मीटर दूर के जो अक्षर हैं वो नज़र आने चाहिए, ये आपके सामने है। तो ये जो सबसे नीचे वाली लाइन में है 6/6, ये अक्षर आपको 6 मीटर दूर से नज़र आने चाहिए। दूसरी यहाँ पे थोड़ी सी छूट ये देते हैं 6/9, जिसका अर्थ है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो अगर 9 मीटर दूर से कोई अक्षर देखता है तो वो अक्षर आप 6 मीटर से देखने की आपको छूट मिलती है। तो इससे ऊपर वाली जो टेबल है यहाँ पे 6/9 वाले जो अपने लेटर्स लिखे हैं, तो अगर आप ये पहचान जाते हो तो आपकी एक आंख 6/6 होती है, दूसरी आंख 6/9 होती है। तो यहाँ तक के आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे, नोक नीज, जो कि बहुत ही मेजर फैक्ट आपका हो सकता है। देखो नोक नीज के एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नॉर्मल जो अलाइनमेंट है वो ये है, अगर आप सीधे खड़े होंगे जितना गैप आपका नीचे रहेगा आपके दोनों पैरों में, इतना ही आपका उससे थोड़ा सा कम घुटनों में होना चाहिए। ये आपके हो गए नी, मतलब नोक नहीं कर रहे हैं। दूसरा बाउ लेग होती है, ये इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बाउ लेग में क्या है, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होता है घुटनों में। और ये आ गया नोक नीज का। वही नोक नीज का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आपके घुटने भिड़ते हैं एक सीधी अवस्था में खड़े होने पर, तो आप नोक नीज में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का डाउट आई होप क्लियर होगा। अगली चीज़ जो आती है वो है फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। नॉर्मल जो हमारे फीट होते हैं उनकी छाप ये होती है, तो इसको देखने के लिए आपके फ्लैट है या नहीं है, तो आप पानी में अपने पैर भिगो सकते हो या फिर किसी और कलर में, और आप एक ऐसे फर्श पे अपने पैर रख के देख सकते हो कि आपके पूरे पैर तो नहीं आ रहे। तो जो इनर साइड है ना आपके सोल की, वो अगर पूरी छप रही है जैसे कि राइट में दिखाया हुआ है फ्लैट फुट, तो ये फ्लैट फुट में काउंट होगा, और यहाँ पे फिर आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। अगली चीज़ कहते हैं स्क्विंट इन आइज। देखो ये भैंगापन होता है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्मल आइज ये है कि आप सामने देख रहे हो तो दोनों आंखें एकदम सामने हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी आती है, किसी की लेफ्ट आई थोड़ी सी राइट जाती है, तो किसी की राइट थोड़ी अप जाती है, नीचे जाती है, तो दाएं बाएं, ये आप समझते ही हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेरिकोज वेन आता है। तो नसें जो होती हैं उनमें देखो या तो वो फूली हुई हो कहीं पे पूरे शरीर में। जब मेडिकल आपका होता है ना तो आपके सारे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। तो या तो ऐसे हो सकता है, या फिर दूसरा ये है, बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, ये पाया जाता है, और ये अधिकतर लड़कियों में पाई जाती हैं कॉमनली देखा जाए तो ये आपके नहीं होनी चाहिए, और ये ज़्यादातर होती हैं आपकी ग्रीन या फिर बैंगनी रंग की। तो ये वेरिकोज वेन हो गया। उसके बाद दे शुड पोजेस हाई कलर विजन। हाई कलर विजन क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। देखो ये मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे आपको अगर आपका हाई कलर विजन ओके है तो 60 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ और पिक्चर्स हैं 12, 29, 74, 45, 73, और ये एक और लिखा है, ये थोड़ा क्लोज हूँ मैं स्क्रीन के तो दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको काफ़ी दूर से दिखाया जाएगा। उसके अलावा ये फिर आगे 25, 6, 8, 56, 29, 45, अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं मतलब आप हाई कलर विजन में भी ओके हो। उसके अलावा कहते हैं दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफियर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट एज स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द CGI
फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखो सीआरपीएफ ने कोई इतना टफ मेडिकल नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप इनकी और बेसिक जो मेन रिक्रूटमेंट उनमें देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी क्लियर। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो एज हो गया, क्वालिफिकेशन, हाइट, विजन, चेस्ट, वेट, बीएमआई चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, नोक नी, फ्लैट फुट, स्क्विंटेड आइज, वेरिकोज वेन्स, हाई कलर विजन। तो हमने सारे जो है सब टॉपिक हमारे थे वो क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा मेन चीज़ जो आती है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जाएंगे ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो मिड फ्लैट फीट, अगर थोड़ा सा गैप आता है, मिड फ्लैट होते हैं, मतलब पूरे नहीं छपते हैं लेकिन थोड़ा सा गैप हो जाता है इनर साइड में, तो उनको हो सकता है कि ये इफ़ द जॉइंट्स ऑफ टारसस आर फ्लेक्सिबल एंड आर्क रीअपीयर्स ऑन स्टैंडिंग ऑन टिपटो, तो वो एक्सेप्ट ये कर लेंगे। आगे फिर मिड माइल्ड नोकनी आ गया, सॉरी मिड नहीं माइल्ड है। तो माइल्ड नोकनी में भी वही है, इंटर मैल्योली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और लेस, अगर इतना कुछ होता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाउलैक का इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं था। माइल्ड वेरिकोसील, अगर कुछ ज़्यादा नसें आपकी नहीं दिखाई दे रही हैं ऐसी, तो भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और जो पॉइंट्स हैं वो हमारे मेडिकल में, हिंदी ट्रांसलेटर वाले मेडिकल में यहाँ पे फिट नहीं होते हैं। इसके अलावा अब और क्या कहता है यहाँ पे, कुछ और इन्होंने कहा है कि इन ऑल केसेस वेयर ए कैंडिडेट सफरिंग और फ्रॉम ट्रिफलिंग डिफेक्ट्स इज एक्सेप्टेड, द रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर should fully satisfy himself that the defect will not in any way affect the efficiency and candidate and the defect should invariably be mentioned in recruitment form। तो वही चीज़ है। इसके अलावा नंबर बी में ये फिर आपको कहते मिलेंगे कि अगर ऐसी चीज़ है तो वो स्पेशलिस्ट के पास भी आपको भेज सकते हैं। नंबर सी में इन्होंने बोल रखा है एक्सरे वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा जो लास्ट नोट बचता है हमें जो देखना है वो ये है, यहाँ पे कहते हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ मेंशन्ड अबव। तो हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे फुलफिल अफोरसेड स्टैंडर्ड। तो ये सारे स्टैंडर्ड आपके अगर ओके हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन करो। और यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सीआरपीएफ के लिए आवेदन कर रहे हो तो क्या आप फिजिकली और मेडिकली फिट हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, थोड़ा सा माइनर डिफेक्ट आपका है तो फिर भी आप रिस्क ले सकते हो, तो यस कर सकते हो वहाँ पे। मतलब आगे फिर कहते हैं कैंडिडेट में नोट दैट पोस्ट वंस एलोकेटेड एज पर मेरिट कम प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी चेंज। अगर आपका एक बार इसमें सिलेक्शन हो गया, सीधे शब्दों में कहा जाए, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट लाइन में इन्होंने ये भी कहा है कि एसएससी शैल नॉट मेक ए री एलोकेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर इज कैंसल्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड पे अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा, तो आपको री एलोकेट नहीं किया जाएगा, कोई और पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप फेल हो जाओगे। तो ये थे हमारे कुछ मेजर चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी। और लास्ट में हम आते हैं कि एसआई बंदा कैसा दिखेगा। तो एएसआई के होता है 1 स्टार और एसआई सब इंस्पेक्टर के होते हैं 2 स्टार। तो यूनिफॉर्म नो डाउट आपको मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंस मिलेंगे, उन पे अलग वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसी आपकी ड्रेस होने वाली, कलर कुछ और अलग हो सकता है लेकिन 2 स्टार तो लगने हैं, इसीलिए इन्होंने सब इंस्पेक्टर ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी ट्रांसलेटर। मतलब आप रहोगे तो एसआई, लेकिन आपको काम जो है हिंदी ट्रांसलेटर का करना होगा। तो भैया ये था सीआरपीएफ में एसआई हिंदी ट्रांसलेटर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप इस पे खरे उतरते हो, मेडिकली फिजिकली फिट होते हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर सकते हो।